बिल्कुल। क्या वो डांगरी इंसिडेंट है? मुझे ये याद है कि जब हम ये अपोजिशन में थे और हम सपोर्ट करते थे मोदी साहब को, तो जम्मू बंद हर तीसरे दिन हुआ होता था, क्योंकि बस इतना सा कुछ होने की देरी थी। उस एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन थे। लेकिन जो ये वाइब्रेंट ऑपोजिशन थे, वो वाइब्रेंट ऑपोजिशन तो आप ही जैसा आईएएस अफसर कर रहा था। आज वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा किसी डिपार्टमेंट में या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन वो था, डिविजनल कमिश्नर वही था, चीफ सेक्रेटरी वही था, रेवेन्यू सेक्रेटरी। आज से 10 साल डाउन द लाइन लोग कहेंगे कि ये देखिए जी सर्कुलर जो निकाले थे इसके पीछे लेजिस्लेटिव को इंटेंट नहीं थी, इसके पीछे भी आगे चले गई, ना हमने लेके जानी ना आपने लेके जानी है। अगर किसी हुकूमत ने ये कानून लाया कि लैंड टू द टिलर, लैंड टू द ऑक्यूपेंट, जब आया था एक स्लोगन आया था लैंड टू द टिलर। टिलर कौन था? वो जो मुजाहरा वहां करता था। पहला ये धोखा किया सरकार ने, कानून लाया गलत लाया। कौन सी चोरी? हमने थोड़ा की। अगर की किसी ने चोरी, उस डिविजनल कमिश्नर को पूछो, उस चीफ सेक्रेटरी को पूछो, उस आईएएस को पूछो। आज तक तो किसी को मैंने सलाखों के पीछे जाते नहीं देखा, किसी रेवेन्यू मंत्री को जाते नहीं देखा, किसी चीफ मिनिस्टर को तो सवाल नहीं पूछा गया भाई तूने ये कानून लाया था, क्या तेरा मिली भगत थी इन लैंड ग्रैबर्स के साथ? वो दे रहे हैं डॉक्यूमेंट। अब लेकिन टाइम इतना कम दे रहे हैं कि इंसान उतनी देर में अपना बिस्तरा बांधेगा, मवेशी उठाएगा, बाहर जाएगा, किराए पर मकान लेगा कि वकील के घर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों की भी एक, मैं आपको बताऊं कि एक गंदी सोच है कि ये पड़ोसी के घर आग लगी, मेरे घर थोड़ा ना लगी। नमस्कार। जब से धारा 370 हटी है और 35 से हटा है, जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनने के बाद बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। लोगों ने बहुत सी आशाएं लगाई थी कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हर दिन एक ना एक ऐसी बात सामने आ जाती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। अभी एक नया ऑर्डर सामने आया है जिसे रोशनी के मुताबिक जितने भी जगह है उनको, जितनी भी सरकार की जगह है उनको खाली करने का आदेश दिया गया है। वो ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे लोग 50 साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी रह रहे हैं, जिनके पास 2 मरले से लेके 1 कनाल 2 कनाल की जगह भी है और वो बड़ी मुश्किल से उसमें गुजारा कर रहे हैं। उनको भी आदेश दे दिया है। अब तो साफ आदेश आ गया है, जितने भी डीसी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उनको ऑर्डर चला गया है कि वो सारे के सारी जो जगह खाली करवाएं। नतीजा ये है कि लोग परेशान हैं, सड़कों पे आ गए हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए हैं। ये कैसा कानून है? इससे क्या होगा? क्या सरकार को कोई लाभ मिलने वाला? आम लोगों को इससे क्या मिलेगा? आम लोग कहाँ जाएंगे? इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट असीम सानी जी। असीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असीम जी, आप तो कानून को बड़ी अच्छी भली भांति जानते हैं। अब ये एक नई चीज़ सामने आ गई है। पहले हम रोशनी एक्ट की बात करते हैं। पहले तो रोशनी एक्ट लाया, उसमें लोगों को ज़मीन दी। अब सरकार बदली, नई सरकार आई, यूटी बना, जो भी हुआ, अब उनको बेदखल किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमें उन पर कब्जा लेना। और सबसे बड़ी बात है 31 जनवरी तक दिन नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया। क्या होगा रियासत का? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी आपके साथ कि अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब तो कल वो सुरन कोट वाली साइड पे सुना है कि किसी शख्स ने आत्महत्या भी कर ली, छोटी सी ज़मीन थी। अभी मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। धराल में, सुरन कोट में, थन्ना मंडी में छोटे छोटे लोगों को नोटिस आना शुरू हो गया कि आपके पास रोशनी की ज़मीनों पे कब्जे थे, आप इनको खाली कर दीजिए। तो क्या आदमी कह सकता है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पॉलिटिशियन तो मैं हूँ नहीं और ना ही उनकी जगह ले सकता हूँ कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ और मुझे बोलना है। जिनका काम है उनको बोलना चाहिए था, उनको सड़कों पे होना चाहिए था। लेकिन अब वो, मुझे नहीं पता कि क्यों एक डीप स्लम्बर में है। अगर ऐसी कोई हालात होते, ये पिछली हुकूमतें होती, तो आज मेरे ख्याल से जो आज की रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उन्होंने जम्मू बंद कराया होता। बिल्कुल। क्या वो डांगरी इंसिडेंट है? मुझे ये याद है कि जब हम ये अपोजिशन में थे और हम सपोर्ट करते थे मोदी साहब को, तो जम्मू बंद हर तीसरे दिन हुआ होता था, क्योंकि बस इतना सा कुछ होने की देरी थी। उस एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन थे। लेकिन जो ये वाइब्रेंट ऑपोजिशन थे, वो वाइब्रेंट ऑपोजिशन नहीं बन पा रहे ऐसे, चाहे वो ए जमात हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो मेरे को अफसोस ये है कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। जो दिल का दुख होता है, जो जनता का दुख है, वो पॉलिटिकल आदमी इनके राजमहलों तक, जिसको आप राजभवन आज भी कहते हो, वहाँ तक पहुँचा सकता है, सिविल सेक्रेटरी तक पहुँचा सकता है। हम लोग कहाँ पहुँचा सकते हैं? मैं एक आम वकील हूँ, लायक हूँ या नालायक हूँ ये तो जनता ने तय करना है। लेकिन मेरी सोच सिर्फ अदालत तक है। मैं जब जिसको सलाह दूंगा अदालत में चलिए, अदालत में करिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ऐसा ये जो मौका बन गया जिसमें पब्लिक एट लार्ज और लाखों की तादाद में लोग अफेक्टेड हैं, ये कोई एक का मुकदमा नहीं है, 2 का नहीं है। अब लोग आत्महत्या करना शुरू हो गए। ये तो ऐसे हालात हुए कि एक फार्मर ने आत्महत्या कर दी। तो अभी तक ऐसा किया होता तो नेशनल मीडिया भी कूद पड़ी होती, ऑपोजिशन भी कूद पड़ी होती, ये इशू एक नेशनल इशू बन गया होता। लेकिन अफसोस, लोग पहले इनको पुश टुवर्ड्स द वॉल किया गया
कि रोशनी 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 का हुआ बना दिया गया, जैसे कि रोशनी कोई स्कैम हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर रोशनी एक कानून था जिसका अंग्रेजी में नाम था वेस्टिंग ऑफ लैंड्स टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट, कानून को निकनेम पड़ा रोशनी, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने कहा इससे हम रोशनी पैदा करेंगे। मे बी वो उर्दू में ये लफ्ज बताना चाहते हो कि रोशनी की किरण है। अब ये जो फरमान आ रहे हैं ये अंधेरा है, ये काले फरमान है। ये जो काले फरमान है रोशनी के अगेंस्ट है। लेकिन अब जनता ने तय करना है कि रोशनी ठीक थी, काले फरमान ठीक थे। बीच में एक इम्पैक्ट मैं बताऊंगा थोड़ा सा और, क्योंकि बीइंग अ लॉयर, ये बीच में ना रोशनी का कानून तो 2018 में रिपील हो गया था जी, जब गवर्नर मलिक साहब थे। उसका रीऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हम जोड़ सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन या 370 के साथ। हाँ, 370 का इस पे क्या इफेक्ट है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम यूनियन टेरिटरी बन गए, यानी कि हम डिग्रेड हो गए फ्रॉम एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक स्टेट टू अ सेंट्रली रूल्ड स्टेट। अब शुरुआत में कई लोगों की तरह मैं भी बड़ा खुश था कि डायरेक्ट हम मोदी जी के राज में काम करेंगे, डायरेक्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के राज में काम करेंगे, अब हम भी अगला शायद चंडीगढ़ बनेंगे। हुआ भी, स्मार्ट सिटी, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे इंसान सड़कों, इमारतों, पत्थरों से नहीं जाना जाता। इंसान एक ह्यूमन इमोशनल बीइंग है। आपने ठंड में किसी को सड़क पे फेंक दिया, बुढ़ी माता को जेल कर दिया कि तूने रोटी के 2 निवाले चोरी किए। हुकूमत तो वो होनी चाहिए कि रोटी की चोरी उनके देश में हुई क्यों, जो हमें सिखाई गई थी, रोटी की कमी क्यों है। यहाँ वो है कि आसिफ कि आपने पहले रोशनी का कानून लाया, आपने से मेरा मतलब हुकूमत ने लाया, वो हुकूमत ए भी थी, बी थी, सी थी, हमें मैटर नहीं करता। लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, उस वक्त के गवर्नर साहब ने मोहर लगाई, 2001 में आया, वो चलते चलते सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड गवर्नमेंट ने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की। हमें या आम शहरियों को कहा गया, रजौरी में, पुंछ में, दराल में, डोडा में, भदरवा, कठुआ, हर जगह, बस जगह का नाम लीजिए, आपको कोई ना कोई रोशनी लैंड का बंदा निकल जाएगा कि अगर आपके पास स्टेट लैंड है तो आइए आइए ढोल पीटिए, आप आइए अपनी जगह के पैसे जमा कराइए, मालिकाना हक ले लीजिए। तो क्या कितना अच्छी बात लगती है कि अगर आपके पास कोई जायज़ नाजायज़ जगह आ गई, मालिकाना हक ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिए, लोगों ने यही लिया कि देखो जी आप गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए अच्छा कर रही है, हम ले लेते हैं। अब इवेंचुअली क्या सीएजी ने पाया, क्या आपने रिलीजियस लाइंस पे पाया, क्या ज़मीन ज़्यादा उसको चली गई, उस समुदाय को चली गई, इस समुदाय को चली गई, वो समुदाय, तो ऐसे लच्छेदार बातें बता के ये कहा गया कि तो स्कैम बन गया। तो चलते चलते एक अच्छा भला कानून जो किताबों में छपा हुआ था वो स्कैम बन गया। मैं तो पहली बार ही अपनी देख रहा हूँ करियर में कि कानून स्कैम हो गया। हाँ, स्कैम कानून नहीं होता, स्कैम होता उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाला। कौन था इम्प्लीमेंट कोई नंबरदार चौकीदार कर रहा था मौके पे, गुप्ता साहब कर रहे थे, असीम सानी कर रहा था। इम्प्लीमेंट तो आप ही जैसा आईएएस अफसर कर रहा था। आज वो जॉइंट सेक्रेटरी होगा किसी डिपार्टमेंट में या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन वो था, डिविजनल कमिश्नर वही था, चीफ सेक्रेटरी वही था, रेवेन्यू सेक्रेटरी। आज से 10 साल डाउन द लाइन लोग कहेंगे कि ये देखिए जी सर्कुलर जो निकाले थे इसके पीछे लेजिस्लेटिव कोई इंटेंट नहीं थी, इसके पीछे भी चोरी थी, तो आपके खिलाफ भी कल सीबीआई के पर्चे लगेंगे। तो ये वक्त ने किसको छोड़ा है? वक्त ने तो किसी को नहीं बख्शा, उनको नहीं बख्शा, इनको भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन जो ये कर रहे हैं ये प्रो पीपल नहीं है, जो मुझे लगता है। पहले तो लीगल है कि इलीगल है डिबेट होती है, मैं उतनी, मेरी डोमेन है, मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ। लेकिन जो आम सोसाइटी का शख्स है वो आज ये महसूस कर रहा है ये फैसले प्रो पीपल नहीं है। जैसे एक डेट की मिसचीफ लगती है, 31 जनवरी क्यों, बिल्कुल वही अफरा तफरी क्यों, आपने 20,000 लाख या 20 लाख कनाल जगह खाली करवानी है, यहाँ 1,000 जगह नहीं खाली कनाल जगह आती, आपने कहा 31 जनवरी तक मुझे रिपोर्टें चाहिए। क्यों अफसरों को आपने इतना प्रेशर दे दिया कि आप लोगों को, वो अफसर जाके तंग कर रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं, लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। क्यों? फिर आप कहते हो नहीं जी नहीं, सर्कुलर में लिखने में हमने लिख दिया, लेकिन हम कह रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, रोशनी के लोग हमारे लिए हैं, बड़े लोग प्रायोरिटी। तो फिर कौन साहब ये बात कह रहा हूं कि ये आप जुबानी जो कह रहे हो किसी सिलेक्टिव एक आदि मीडिया चैनल को जरा लिख कर दे दीजिए ना, जनता को लिख के दे दीजिए, अपने तहसीलदारों को, कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है कि आपने एक्शन पहले लेना है तो पहले 1000 कनाल वाले पर लेना है, बाद में 1-2 कनाल वाले पर आना है। ये तो कहीं नहीं लिखा किसी ने, जुबानी बोल दिया नहीं हम कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड ये है, इस वक्त नोटिस मेरे पास है, ये मेरे पास नोटिस है, मैं आपको शेयर कर सकता हूं कि ऑन ग्राउंड छोटे से छोटे आदमी को भी नहीं बख्शा जा रहा, और पहले गाज ही छोटे पर गिर रही है। आपने कौन से बड़े होटल वाले को, मॉल वाले को या फ्लैट्स वाले को कहा है कि भाई ये सीज हो गए जी फ्लैट्स रोशनी के? आपने भी छोटे आदमी को दराल में, पुंछ में, सुरनकोट में, कठुआ में, सांबा में पकड़ा जाके। तो ये हुकूमत का अनफॉर्चुनेट पार्ट है। वो समय जबकि इतनी सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है,
उन लोगों को बेदखल करके कहाँ खड़े करेंगे? बाजारों में, सड़कों में, पार्कों में, किस जगह पे? अफसोस है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पीछे उत्तराखंड का वो क्या हल्द्वानी वाला केस हाँ, गया। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट वहाँ की ने कहा था निकाल दो इन सबको, खाली करा लो 50,000 आदमी को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया। उससे पहले मेरे पास कई ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू शेल्टर किसी का नहीं छीनना, क्योंकि राइट टू शेल्टर इज राइट टू लाइफ। बेसिकली देखा जाए तो ये जो जमीन जिसकी हम बातें कर रहे हैं, मेरी जमीन तेरी जमीन, ये जमीन थी किसकी? जब आप भी नहीं थे, हुकूमतें भी नहीं थी, जमीन किसकी थी? जमीन तो कुदरत की है। कुदरत उन्होंने कभी भेदभाव किया कि किसकी जमीनें कह रही हैं? ना हम लेके जाते हैं जमीन ऊपर। मतलब अगर देखा जाए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इसका लार्जर एस्पेक्ट, उसके बाद जमीनें आई राज्यों की, मोनार्क्स की, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पहले तो मोनार्क था ना। अगर आप 47 से पीछे चले जाओ तो जम्मू कश्मीर किसने खरीदा था? महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था, मुल्क खरीदा था, और पैसे देके अमृतसर ट्रीटी हुई थी। तो किसकी थी वो सारी जमीन? महाराजा की थी। फिर जब हुकूमत चेंज हुई, आपकी अपनी कानून आए, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, आपने कहा तोशाखाना भी हमारा, ये भी हमारा, जमीनें भी हमारी, हमने टेक ओवर कर लिया आपने। फिर वो जो बड़े बड़े वसीदार और वजीर थे जिनके पास हजारों लाखों कनाल जगह थी, आपने 2 कानून लाए, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, बिग लैंड स्टेट एबॉलिशन एक्ट, उनको काट लिया। उनको कहा नहीं, अब जगह सरकार की। फिर जगह सरकार की टिलर को दे दी। दफ़ा 8 के तहत अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में दफ़ा 12 के तहत किसी की एंट्री हो गई, किसी की दफ़ा 8 की एंट्री हो गई, किसी की दफ़ा 4 की एंट्री हो गई। दफ़ा 4 में सरकार मालिक हो गई, दफ़ा 8 में टिलर मालिक हो गया। यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था कानूनों में। आज कहते हैं नहीं जी, ये तो जगह सरकार थी, इसने चोरी की। अरे वो सरकार ने राज्य से ली, राज्य ने कुदरत से ली, कुदरत की आगे चली गई, ना हमने लेके जानी ना आपने लेके जानी है। अगर किसी हुकूमत ने ये कानून लाया कि लैंड टू द टिलर, लैंड टू द ऑक्यूपेंट, जब आया था एक स्लोगन आया था लैंड टू द टिलर। टिलर कौन था? वो जो मजारा वहां करता था, ठीक है। तो लैंड टू द ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट कौन था? ऑक्यूपेंट जो ऑक्यूपाई करता था, जिसका कोई छोटा मोटा शेल्टर था, या वो कास्ट करता था, या उसकी जमीन पे होती थी। मैं कहता हूं उस ऑक्यूपेंट ने धीरे धीरे वक्त के साथ जमीन की वैल्यू बढ़ी, उसने जमीनें बेच दी, उसने दुकानें बना ली, उसने होटल बना ली, उसने 4 मंजिला मकान बना ली। तो क्या गुनाह किया आपने? एक उसको जिसे कहते हैं ऑफर की थी, लेजिटिमेट ऑफर की थी, अंडर द कलर ऑफ लॉ। आज मुझे हुकूमत कहती है जी आप हमें आसानी साहब बता दीजिए कि इतने पैसे आप दे दीजिए, इतनी सारी जो है आपने एमनेस्टी स्कीम लाई बिजली को लेकर, आपने एमनेस्टी स्कीम लाई पानी को लेके, आपने एमनेस्टी स्कीम लाई वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम टैक्स की स्कीमें। तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें लाती है ना कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई काला धन है तो बाहर लाओ, तुम्हारे पास अगर कोई काली जमीन है तो बाहर लाओ, हम तुम्हें जमीन ही वाइट कर देंगे, हम तुमसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तुम दो अपनी जमीनें और मालिक बन जाओ। लोगों ने बेचारे भोले वाले लोगों ने तहसीलदारों के कहने पर या रेवेन्यू अफसरों के कहने पर या उस वक्त अखबारों में आपने भी छापा, रोशनी है जी, रोशनी आ गई, रोशनी की किरण आ गई। चीफ मिनिस्टर असेंबली में बोलते थे, बाहर बोलते थे, रोशनी एक एजेंडा बन गया। उस पर लोगों ने जमीनें बेचारों ने पैसे देके मालिकाना हक ले लिए। फिर वो मालिकाना हक आपने 2018 में रिपीलमेंट से खत्म कर दिए। फिर आपने कहा नहीं, जिन पर एक्शन हो गया उनको छोड़ दो, आगे नहीं हमने एक्शन करेंगे। फिर उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राइटली रॉन्गली एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा इवन जिसको मालिकाना हक मिल गए वो भी खत्म, लेकिन उनके पैसे वापस करो, उनकी जमीनें ले लो। यही हुआ, पैसे आपने वापस नहीं किए, एक्शन आपने स्टार्ट कर दिया ऑन ग्राउंड। तो देखिए क्या अफसोस है कि अपने कानून को आप खुद डिफेंड नहीं कर पाए। मतलब मैंने कोई कानून बनाया, कल मैं सरकार हूं, मैंने कोई कानून बनाया, मैं फेल हो जाऊं, सरकार खुद हार जाए और फिर हारने के बाद कहे नहीं मैं तो जीती हूं, मैंने तो अपनी जमीन वापस छीनी। आपने क्या छीना क्या नहीं छीना ये तो वक्त बताएगा। इसके ऊपर अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, मसले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या पेंडिंग है, ये कहाँ एंड है? नहीं, पर समय के हिसाब से अभी तक मतलब जितना कम समय है अभी तक तो कोई हाई कोर्ट में नहीं गया, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। दो वजूहत हैं मुझे, क्योंकि ये सवाल जो है ये ज़्यादा बेहतर है कि आप एलजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी उधर पूछें महफिल में, या आप इनके कमिश्नर सेक्रेटरी को पूछें। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि क्यों 31 तारीख। किसी पत्रकार ने मुझे कहा शायद 31 तारीख इसीलिए क्योंकि हाई कोर्ट में 31 तारीख तक छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि वो जैसे आम आदमी सोचता है कि फटाफट मकान शकान बना लूँ, इससे पहले कोई स्टे ना ले आए। तो ये शायद सोच हो सकता है ऐसी हो, पर सोच तो यही हो, मेरी पर्सनल लड़ाई है तो राइट टू, इसका मतलब जो राइट टू जुडिशियल रिव्यू है, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस है, फंडामेंटल राइट, वो ना इसको मिल जाए कहीं पे। तो हाई कोर्ट का छुट्टियों का फायदा उठा लीजिए। 31 तारीख तक है नहीं, जब तक हाई कोर्ट रेगुलर लगती 1 तारीख के बाद या 28 तारीख, तो तब तक हमने बड़ी सारी लैंड रिट्रीव कर ली होगी। हम अखबारों में और या अपने अफसरों को बताने वाले बनेंगे जी हमने 1 लाख कनाल रिट्रीव कर ली, हमने 2 लाख कनाल रिट्रीव कर ली। ठीक है, मतलब आपने की तो की, यहाँ जबरन डंडे के जोर पे, पुलिस के जोर पे आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन एक राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, जिसे मैं कह रहा हूँ अदालतें बनी इसलिए, अदलिया इसलिए बने हैं। दूसरा फेयर प्ले। गवर्नमेंट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट हमारी, मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट कोई मेरे साथ फरीक नहीं है, कंटेस्ट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट इज़ अ माइटी स्टेट, हमारी माँ बाप है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने गरीब आदमी का सोचना है, गवर्नमेंट पॉलिसियां भी लाती है, रातों रात रेगुलराइज भी करती है, कच्ची लगी हुई नौकरी को पक्का कर देती है, तो क्या मिलता है? मैं तो समझता हूं कि वोट बैंक का पॉलिटिक्स बाद में, पहले दुआएं मिलती। अब किसी को गरीब को आपने शेल्टर दे दिया, उसको इंसाफ कर दिया, वो आपको याद रखेगा कि कोई एलजी आया था, उस एलजी ने मेरे साथ ये किया। किसी को आपने दुकानें कच्ची को पक्की कर दी, वो याद रखता है। किसी को आपने ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया, उसको याद रखा गया। गवर्नर जगमोहन को याद रखा। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लोग याद रखते हैं। याद तो औरंगजेब को भी रखा गया, याद तो रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी रखा जाता है, याद तो हम इमरजेंसी को भी करते हैं। जब आपने धड़ाधड़ लोगों को उठाया तो क्या अच्छे तरीके से याद करते हैं? आज ये हुकूमत ही ले लीजिए, क्या अच्छे तरीके से इमरजेंसी को हम याद करते हैं? तो इसलिए मुझे पॉलिटिकली सिम जी सिर्फ एक ही नहीं है कि रोशनी एक्ट के मुताबिक जो है, उसके अलावा भी तो गाज गिर रही है, नजूल की गाज गिर रही है, स्टेट की गाज गिर रही है। आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूं। इसीलिए एक अफरा तफरी का माहौल है, कंफ्यूजन का माहौल है। और हम जैसे लोगों को, ना ही तो मैं पॉलिटिशियन हूं, ना ही मैं कोई स्पोक्समैन हूं किसी पार्टी का, हम जैसे लोगों को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, लॉयर जो कि प्रोफेशनल है, मतलब माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोर्ट में बोलता हूँ, इतना ही बोलता हूँ तो मैं फीस लेके बोलता हूँ। लेकिन मैं आज क्यों मजबूर हो गया हूँ कि चाहे आप हो, चाहे कोई और पत्रकार हो, किसी से बात करनी पड़ रही है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये रीज़न यही है कि लोगों में कन्फ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जा रही है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी मेरी कमर्शियल लीज थी, मेरी रेजिडेंशियल लीज थी, क्या मेरी ख़त्म? कल मेरे घर तो नहीं कोई आ रहा, मुझे कोर्ट में तो नहीं जाना, मुझे इधर तो नहीं जाना। तो ये एक कन्फ्यूजन का माहौल आ गया। और क्या टाइमिंग जूनी, पहले लैंड ग्रांट रूल आए, फिर सर्कुलर आ गया रोशनी का, इविक्शन हो गई, नजूल लैंड हो गई, फॉरेस्ट लैंड हो गई, प्रॉपर्टी लैंड हो गई, खाचराई लैंड हो गई, सारी उड़ा दो, ले लो फटाफट, फोर्सेस लगा दो, जैसे कि एक प्लानिंग से सब कुछ हो रहा हो। मैं ये नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट ना करे, गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट के भी अपने इख्तियारात हैं, लॉ है, उनके पास भी सब कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है, अफसरान जो भी करना चाहते हैं, फेयर प्ले से करें। तो पहला टॉपिक आपने जो सवाल पूछा, नजूल लैंड, पहले हमें यह समझना है, आपके दर्शकों के लिए मैं समझा दूं कि नजूल लैंड क्या होती है। नजूल लैंड भी सरकार की जमीन होती है, जेडीए भी सरकार की है, एसडीए भी सरकार की है, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियों की लैंड भी सरकार की है। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी का अगर कोई फ्लैट है या जमीन है, वो भी सरकार की होती है। तो बेसिकली मालिक सरकार है, लेकिन ये अलग अलग महकमे हैं। रेवेन्यू में एक नजूल इंटरनल महकमा है। तो नजूल के पास बेसिकली जो जमीनें थी वो लैंड ग्रांट्स एक्ट में दी गई थी, जिनको हम वासीदारी कहते हैं, जिनको पट्टे कहते हैं, लीजेस कहते हैं। तो पुराने 100 साल पहले, 60 साल 80 साल लोगों को हो गए। जैसे आप फॉर एग्जांपल वीसी रोड ले लीजिए जम्मू में, श्रीनगर में राजबाग ले लीजिए, मेरे ख्याल से गुलमर्ग ले लीजिए। तो लैंड ग्रांट्स में ये सारी ज़मीनें दी गई थी। किसी ने होटल बिल्डअप किया तो उसकी कमर्शियल हो गई, किसी ने शोरूम बनाया, कमर्शियल हो गई। अगर मुझे घर के लिए दिया गया तो मेरी रेजिडेंशियल लीज हो गई। अगर मैंने लीज में कमर्शियल वर्क किया तो मैंने लीज वायलेट की। कई लोगों की लीजेस कन्वर्ट भी हुई फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, जैसे मास्टर प्लान चेंज हुआ तो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट लोगों ने किया। उसमें लोग किराएदार भी रखे, किसी को 40 साल की मिली, किसी को 90 साल की मिली। टाइम टू टाइम लीज एक्सटेंड होती रही, किराया ग्राउंड रेंट कहते हैं, वो भी एक्सटेंड होता रहा। तो वो जो लीजेस थी उसको वासीदारी कहते हैं। वो वासीदारी जो चलती आ रही थी पीछे से, वो हो गई नजूल प्रॉपर्टी, मोटा मोटा हम कहते हैं। अब जिन जगहों पे आप काबज थे, मालिक थे, जैसे लेट से आपका गांव है, गांव में कोई जगह है, एक चंक है, आपके पिताजी ने आपको डिवॉल्व की लैंड 100 कनाल लेट से, जिसमें आपका मकान भी है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है, लेकिन आपके कब्जे में है 180 कनाल। आपने जब फीता फूता मारा, आपने कहा 80 कनाल वादा रही है मेरी। तो वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस वद जिसे हम कहते हैं, वो 80 कनाल अगर साथ वाले की नहीं है, किसी और की नहीं है, डिमार्केशन में आती है, तो वो जगह सरकार निकलती है। ठीक है, ठीक। अब सरकार को, तहसीलदार को, पटवारी को कुछ नहीं पता 80 कनाल हमारी 80 गई कहाँ। वो गुप्ता साहब के पास है कि उनके पड़ोसी के पास है कि उनके भाई के पास है, किसी को नहीं पता। जब रोशनी का कानून आया तो लोगों ने कहा यार 80 कनाल है, मालिक बन जाऊंगा, मालिकाना हक मिल रहे हैं, जमा कराओ, जो 500,000 रुपये लगेगा दे दोगे, एग्रीकल्चर लैंड है ले लेंगे। तो लोगों ने खुद वॉलंटरली बताया कि मेरे पास इतनी ज़मीन है। किसी ने कहा मेरे पास 2 मरले, किसी ने कहा मेरे पास 10 मरले, किसी ने कहा मेरे पास एग्रीकल्चर इतनी लैंड। तो वो उन्होंने जो कब्जे में आ गई थे, सवाल है कि क्या वो कब्जे में थे, उन्होंने कब्जे किए नहीं। उसमें लॉ में लिखा था कि पीछे इतने सालों से लेके कब्जा होना चाहिए। तो आप अगर अपना कब्जा शो कर लो कि देखिए सर मेरी गिरदौरी में ये ज़मीन चढ़ी हुई है, मालिक लिखा है श्री सरकार, लेकिन कब्जा मेरा लिखा है या काश्त मेरी लिखी है, तो देखिए सर मालिक सरकार थी, काश्त मेरी है, अब आप मुझे मालिक बना दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको मालिक बना देंगे, दे दीजिए फीस अपनी। आपने फीस जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन कमेटी थी, जिसको डिविजनल कमिश्नर हेड कर रहा था, हर जगह के हिसाब से सर्कल रेट रख दिए गए, सर्कल रेट के हिसाब से लोगों से पैसे लिए गए। पैसे थे गवर्नमेंट ने, जो भी करना था, प्लांट लगाने थे बिजली के, जो भी करना था, इसलिए रोशनी नाम रखा गया था। तो उन्होंने वो किए नहीं किए वो उनके ऊपर है।
लेकिन इवेंचुअली ये स्कीम भी नहीं थी, ये पॉलिसी भी नहीं थी, ये तो कानून था। स्कीम एक अलग चीज़ होती है। ये जो ऑर्डर है ये है सर्कुलर, जिसको हम ऑर्डर कह रहे हैं, काला फरमान। सर्कुलर से भी ऊपर होती है गवर्नमेंट ऑर्डर, SRO, SO, उसके भी ऊपर होता है लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन था, इसके ऊपर अब सिर्फ पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून या कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो आपने लेजिस्लेशन को कहा नहीं जी ये तो इलीगल बना था, गैर कानूनी बना था, इसमें ये कमी पेशी थी, जो पर्पस था पर्पस डिफीट हो गया, इसमें अफसरों ने पैसा खा लिया। आपके अफसरों की मेहरबानी, आपके मंत्रियों की मेहरबानी, एग्जीक्यूटिव की मेहरबानी हुई। एग्जीक्यूटिव की मेहरबानी की वजह से एक लेजिस्लेटिव डिसीजन फेल हुआ, और जुडिशरी की मेहरबानी की वजह से वो लेजिस्लेटिव डिसीजन ओवरटर्न हो गया। तो अल्टीमेटली सफरर कौन हुआ? हम लोग। हाँ, जिसने बेचारे ने, आप कह रहे थे, मन में सोचते हो यार ना मैंने पैसे खर्चे होते, ना मैंने 80 कनाल करना था, इसको तहसीलदार पटवारी को पता ही नहीं चल रहा था, इनको कभी एक्शन ही नहीं होना। मैंने खुद ही दरखास्तें दी, मैंने खुद ही किया, मैंने आपको खुद अपने आप को जिसे कहते हैं वनरेबल बना दिया, अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया। तो लोगों की ये सोच है। लोग कहते हैं जी हमारे साथ पहला ये धोखा किया सरकार ने, कानून लाया गलत लाया, कौन सी चोरी हमने थोड़ा की। अगर की किसी ने चोरी, उस डिविजनल कमिश्नर को पूछो, उस चीफ सेक्रेटरी को पूछो, उस IAS को पूछो, आज तक तो किसी को मैंने सलाखों के पीछे जाते नहीं देखा, किसी रेवेन्यू मंत्री को जाते नहीं देखा, किसी चीफ मिनिस्टर को तो सवाल नहीं पूछा गया भाई तूने ये कानून लाया था, क्या तेरा मिली भगत थी इन लैंड ग्रैबर्स के साथ। पर मारा कौन गया? मारा वो बेचारा गया जिसने अपने पता नहीं पैसे बैंक से उठाए, किसी ने कमेटी उठाई, किसी ने उधार उठाया कि चलो जी मेरा रोशनी का इंतकाल चढ़ेगा मैं दे दूंगा। फिर पहला पहलू हुआ, उसने इंतकाल चढ़ाया, ज़मीन ले ली। अगर तो वो आज खुद कब्जे में है, काश्त कर रहा है, मकान बनाया, दुकान बनाई, तो एक सेपरेट इशू। अब यहाँ पर ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने चौथे हाथ भेज दिया। हाँ, ये भी बात है। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, क्योंकि अब वो ओनरशिप में प्रॉपर्टी थी। लोगों ने बैंक लोन ले लिए, मॉर्गेज करा दी, दुकानें बना ली, कोठियां बना ली। अब बताइए जी उसका क्या करोगे आप? अब इंतकाल हो गया खारिज, पता चला जी ये मकान अर्बन एरिया में त्रिकुटा नगर में है, या गांधीनगर में है, या छन्नी में है, या ग्रेटर कैलाश सैनिक कॉलोनी में है। ये जगह सरकार थी, रोशनी इंतकाल चढ़ा था, रोशनी इंतकाल आज खारिज हो गया, तो आपकी बनी बनाई कोठी आज जीरो है। जिस भी आप रह रहे हो आपका दिल धक धक कर रहा है, आपको एंग्जाइटी लेवल और आपका जो है ना ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लेवल आपका इतना राइज कर गया। आप किसी डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि ऐसे कानून, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें देखकर लोगों का क्या हाल होता है। वही हाल, आखिर आत्महत्या की बातें सामने आना मजबूर हो गया वो आदमी बेचारा। तो ये मुझे लगता है कि ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सिस्टम है। कोई भी प्रजा जो है वो दुखी हो और राजा सुखी हो, ऐसा नहीं सुना टाइम्स इमेमोरियल से। मैं देखिए, मैं वेदों को मानने वाला, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे जो स्पिरिचुअल, मेरी जो कहती है सोच, वो ये कहती है आप किसी की आंखों में आंसू लाके आप शाम को चैन की नींद नहीं सो सकते। चाहे वो बुजुर्ग ने आत्महत्या की, चाहे वो कोई आपने बच्चे को बेघर किया, चाहे किसी के सिर का छत छीन लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो गाँव का था कि शहर का था। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है मेरा लीडर या मेरी प्रजा का राजा कि जनाब मैंने तो पता नहीं ज़मीनें करके मैंने शाम को PHC बनानी है, मैंने स्कूल बनाना है, मैंने ये करना है लोगों की लाशों के ऊपर, तो किसने जाना स्कूल में? लोगों ने जाना। यही लोग हैं बेचारे जाएंगे, ये अपने मकबरे पे जाके करेंगे, जहाँ पर अपना बच्चा या अपना बुजुर्ग मरा हुआ है वहाँ जाएंगे। तो ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए कभी कभी स्नोबॉल होते होते कोई इशू, हम ये सोच रहे हैं कि यार अदालतें फैसला करेंगी। मुझे अफसोस ये है कि अगर अदालत ने टाइम टू टाइम फैसला कर दिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने भेजा, रिव्यू अभी डिसाइड हो रहा है, अभी 8 फरवरी की डेट लगी है, 8 फरवरी को अभी बहस शायद होगी, तब तक गवर्नमेंट अपना काम करी जा रही है। लोगों के मकान खाली हो रहे हैं, लोगों का ये हो रहा है, लोग यही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार स्टे ले लिया होता उस वक्त, हमने कोई स्टे, आपने ले लिया होता, मैंने ले लिया होता, किसी ने ले लिया होता, तो आज जान बची होती। स्टे नहीं था, एक स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट को अब नहीं मान रही सरकार। अब जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट जाता कंटेम्प्ट में, कोई ये बताता सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बताता छुट्टियां खुलेंगी, तो तब तक बहुत मच वाटर विल फ्लो। और जो शायद इनका एजेंडा है, कोई भी एजेंडा हो सकता है पीछे, तभी 31 की डेट मैच कर रही है, तभी वो चीज़ मैच कर रही है कि जल्दी जल्दी किया जाए, तभी लैंड ग्रांट रूल फटाफट आ गए। आपने 200 लेनी है कि 150 प्रॉपर्टीज कमर्शियल भी लेनी है, आपने उनको ऑक्शन भी करना है। अब मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूँ कि राइट है कि रॉन्ग है, जो चैलेंज करना चाहेगा, क्योंकि मैं पर्सनली इफेक्टेड नहीं हूँ, ना मेरी कोई रोशनी में ज़मीन है, ना मेरी कोई लैंड ग्रांट में ज़मीन। लेकिन एज अ लॉयर मेरी इसे सोच है, और एज अ सिटीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, मेरी सोच ये बार बार ये मुझे मजबूर कर रही है सोचने में कि इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी क्यों? असीम जी, अब चूंकि ये चीज़ें सामने तो आ ही गई हैं, आपने इतना कुछ बताया, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी शुरू से लेकर अब तक, और ये सब चीज़ें आने के बाद अगर हम नज़ूल में जाएँ तो जम्मू पूरे का पूरा खाली हो जाता है, ऑलमोस्ट 75% खाली हो जाता है, बाकी लैंड की तो बात ही छोड़ो। अब इनके लिए आपके कानूनी सलाहकार है कि इनके पास क्या रास्ता है? देखिए नज़ूल की ना जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, अभी इन्होंने सिर्फ वो कहा है कि कमर्शियल लीजेस खत्म, जिनकी लीज तो चल रही है, लेट से आपकी लीज 2023 तक है या 24 तक है, 25 तक है, कमर्शियल लीज आपकी चल रही है।
रेजिडेंशियल भी चल रही है, लेकिन कमर्शियल जिनकी खत्म हो चुकी हैं उनकी एक्सटेंड होने उनकी एक्सटेंड नहीं होंगी, उनकी मतलब लीजेस डिटर्मिन हो गई, खत्म हो गई सारी। जो मैंने रूल में पढ़ा है उसके मुताबिक तो सारी खत्म हो गई, लेकिन ये क्लैरिफाई करते हैं नहीं, जिनकी अभी डेट पड़ी है उनको उनकी उस डेट पे खत्म होगी, एक्सटेंड नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये कि आज क्या मैं जिस दुकान पे या शोरूम में या अस्पताल में या कॉलेज जो भी नजूल प्रॉपर्टी में मेरा बना हुआ कमर्शियल, मैं उसका क्या उस ज़मीन पे अभी भी मेरा हक है? पहला आंसर है नो, कोई हक नहीं है आपका। आपने बैंक लोन लिया है, आपने वो ज़मीन मॉर्गेज की है, वो बैंक जाने और आप जाने, आपने स्ट्रक्चर रेज किया हुआ है, आपने उसके ऊपर चाहे 5 स्टार होटल बनाया हुआ है, वो अब जीरो है, वो गवर्नमेंट देखेगी। अब 5 स्टार होटल आपसे रिकवर करके कैसे आगे आपको पैसे करने बोलो। हाँ, अब उस लैंड को क्या करेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी को ये वापस ऑक्शन पे डाल रहे हैं और ई ऑक्शन करेंगे, जैसे ई ऑक्शनिंग इनके सिस्टम में एक बिडिंग बुडिंग सिस्टम होता है, वो होगी। अब तीसरा सवाल मुझे आपके कई साथी पूछ रहे हैं, कुछ दबे लफ्जों में पूछ रहे हैं, कुछ खुलकर पूछ रहे हैं कि क्या सर इस ऑक्शन में बाहर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से वाइन्स का यहाँ पे हुआ नहीं, वाइन्स में एक्साइज पॉलिसी में लिख दिया था कि डोमिसाइल ही अप्लाई करेगा। लोगों के इल्ज़ाम है कि डोमिसाइल के जरिए बाहर से पैसा आया, वो भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जिस दिन जैसे रोशनी में प्रोब हुई, अगर उसकी भी प्रोब जिस दिन होगी तो वो भी सीबीआई तफ्तीश में फाइंड आउट कर लेगी। मैं यकीनन कह सकता हूँ सीबीआई करे या एसीबी करे, जब नई हुकूमत आएगी या नया बंदा आएगा वो ये भी प्रोब निकलेगी। मतलब ये हो सकता है जिस मकान में मैं चैन से रह रहा हूँ वो तो कल मुझे बाहर निकाल के पंजाब से आके कोई मकान जो है ना नजूल पर जो बना हुआ है, अभी मकानों को नहीं इन्होंने लीज कैंसिल की, उसके लिए इन्होंने लिखा रूल्स में कि हम उसकी एक सेपरेट पॉलिसी ला रहे हैं। और वो क्या पॉलिसी आ रही है? अगर तो आपको वो ऑफर देते हैं जिसे आप गोल्डन हैंडशेक कहते हो कि एक ही बार हाथ मिलाओ, हमें इतना पैसे दो, मालिक बन जाओ, पहला हक आपका, जिसको मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को और गवर्नमेंट के अफसर भी जो देखेंगे उनको क्लियर कर दूं कि राइट टू प्रायर परचेज, राइट टू प्रीएम्पशन हमेशा रहता है। मैं दुकान का मालिक हूं, ये मेरे किराएदार हैं, मैं अगर अपनी दुकान बेचूंगा पहला हक किराएदार का होता है, दूसरा हक मेरे भाई का, तीसरा पड़ोसी का। ये दिस इज सेटल्ड लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, राइट टू प्रायर परचेज में, चाहे J&K में अब राइट टू प्रायर परचेज हमने रिपील अभी किया 2021 में, लेकिन उससे पहले रूरल प्रॉपर्टीज पे, अर्बन प्रॉपर्टीज पे भी राइट टू प्रायर परचेज लगता था, एक्सेप्ट फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी राइट टू प्रायर परचेज लगता था। मैं ये उस थ्योरी पर जा रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल पर जा रहा हूँ कि पहला हक उस किराएदार को क्यों नहीं दिया जाए जो 100 साल से, जिसकी 2 या 3 वहां पर जनरेशन निकल चुकी है उस मकान से, उसको पहले दिया जाए कि भैया आज की डेट में इसका लैंड रेट ये है, तुम्हारा कब्जा है, तुम्हारा स्ट्रक्चर है, उसको छोड़ दो, बाकी हमने लैंड रेट ये वर्क किया है, तुम ले लो, मालिक बन जाओ। यही हुआ रोशनी में, यही था। चंडीगढ़ में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। दिल्ली में क्या हो रहा है? लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। छन्नी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर क्या हुआ? लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। आपने ये तो नहीं कहा लीज प्रॉपर्टी मेरी थी, लीज लैंड मेरी थी, प्रॉपर्टी आपने बनाई, आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया, लेकिन मैं इसको ऑक्शन अब बाहर करूंगा। तो आ जाए कोई पंजाब से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, आ जा भाई, गुप्ता साहब की कोठी है, देख कितनी अच्छी है, ले ले आके, क्योंकि ये लीज पर थे। ऐसा नहीं होता, ये गलतफहमी है कि हमने पैसा कमाना है। गवर्नमेंटें पैसा कमाती हैं और बड़े साधन है, टैक्स लगाइए और बड़े चीज़ें, हम मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये कहना कि लोगों के मकान छीन के, लोगों की दुकान छीन के, लोगों के वो छीन के हम पैसा कमाने जा रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल। सानी साहब, इसके साथ साथ कुछ और भी लोग परेशान हैं जी, जिनके पास एस्टेट की ज़मीन है जी, जिनके पास कस्टोडियन की ज़मीन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टोडियन क्या है, ज़मीन 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 मरले के प्लाट है, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। उन्होंने वहाँ पे अपनी पैसा लगा के मकान, अब उनमें भी ये चिंता सता रही है कि ये कल को ये लाइन इस पर भी आ सकती है। देखिए जी, कस्टोडियन डिपार्टमेंट या इवैक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट एक अपने में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके पास भी ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी है, मकान है, क्वार्टर हैं, हर जगह है, बिल्कुल करेक्ट है। वो महकमा भी अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पड़ता है जी। तो जो अफसर रेवेन्यू में लोगों के रोशनी के बारे में सोच रहा है, ग्रांट्स के बारे में सोच रहा है, वो रूल्स बना रहा है, पॉलिसी के बारे में सोच रहा है, उसकी वही सोच वहाँ पे भी होगी। लेकिन अभी क्योंकि इवैक्यू एक्ट है, जैसे लैंड वेस्टिंग ऑफ लैंड टू ऑक्यूपेंट एक्ट था, इवैक्यू एक्ट में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो इवैक्यू एक्ट को जब तक चेंज नहीं करेंगे, रिपील नहीं करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे नहीं, नए रूल्स नहीं लाएंगे, लेकिन देर सवेर वो है बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, जो उनकी सोच है वो वहां पर भी इफेक्ट करेगी। अब आपने नेक्स्ट पूछा एस्टेट्स के, वो प्रॉपर्टी थी जो गवर्नमेंट ही ओन करती थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट किराए पे लेती है, एस्टेट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर नहीं। एस्टेट्स अपने में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका कमिश्नर सेक्रेटरी एस्टेट्स होगा या यूजुअली चीफ सेक्रेटरी के पास होता है, और जब मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री का इंचार्ज डिपार्टमेंट था। जब मैं सरकारी वकील था तो एस्टेट्स मैंने भी कहीं हैंडल किया, उनकी भी दुकानें हैं, फ्लैट्स हैं, मकान हैं, तो वो उनको जो है ना, उनको खाली कराने के लिए वो इट इज़ मोर ऑफ अ, वहाँ राइट्स कम है, वहाँ मोर ऑफ अ टेनेंसी है, वहाँ पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट अप्लाई करता है, जिसकी अपील डीसी के पास लाई करती है और वो अपना स्टेट ऑफिसर भेज के आपसे खाली करवा सकते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं।
तो एस्टेट्स के वो है, यूजुअली गवर्नमेंट के मुलाजमों को दिए जाते थे। पुराने एस्टेट्स के क्वार्टर लोगों को अलॉट हो गए, ऐसे ही म्यूनसिपैलिटी के भी अलॉट हुए थे। तो वो उनको एक अलग कानून लगता है, नजूल प्रॉपर्टीज को एक अलग कानून लगता है, रोशनी को एक अलग कानून लगता है, जिसको लैंड रेवेन्यू एक्ट में खाली करवा रहे हैं नैब तहसीलदारों को भेज के। तो अगर नहीं आप खाली करोगे, एसएचओ, नैब तहसीलदार, पटवारी, तहसीलदार की टीम आएगी, वो खाली करा लेगी, पर्चे लगेंगे, आपको बुक कर देंगे, गिरफ्तार करेंगे। ज़्यादा शोर शराबा हो जाओगे तो उठा कर ले जाएंगे थाने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे माइट इज राइट। आपके पास फोर्स है, गन थ्रॉटलिंग लोग आएंगे, उठा के ले जाएंगे, हर आदमी इसी से डरता है। लेकिन इसके बीच में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की फोर्स और जेल के बीच में एक और अदायरा है जिसको सरकार या तो अवॉइड करती है या इग्नोर करती है या करना नहीं चाहती, वो है अदलिया, अदालतें। अदालतों का काम यह है कि लोगों के हकूक न मारे जाएं। जितना मर्जी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो, जितना मर्जी बड़ा हिटलर हो, अदालत का काम यही देखना है कि यार कहीं मेरे सिटीजन्स को, क्योंकि वो भी एक रक्षक है, वो भी एक प्रहरी है। हम लोग जिस जुडिशरी फ्रेटर्निटी से आते हैं, हमारा काम ही ये होता है कि देखना यार फंडामेंटल राइट तो नहीं ब्रीच हुआ। आदमी पर जितना मर्जी इल्जाम लगा दे आपकी, ये चोर है, चोर है, चोर है। हमने आफ्टर ऑल बड़े से बड़े टेररिस्ट को भी राइट दिया, रात को भी अदालतें लगाई उनको फांसी चढ़ाने से पहले। वो क्या था? वो यही था कि फेयर उसको मिल गया ट्रायल। ना आप फेयर ट्रायल दे रहे हो, ना आप फेयर प्ले दे रहे हो, ना राइट टू एक्सेस टू जस्टिस दे रहे हो, ना उसको अदालत तक पहुंचने दे रहे हो, उसको अफरा तफरी के माहौल में रखा। एक तो बड़ा आपको मैं अब रिडिकुलस कहूँ या अजीब बात कहूँ कि आज तक ये जो सर्कुलर है जिस पर हम इतनी डिस्कशन कर चुके हैं, सारी मीडिया में हो रही है, हाहाकार हो रही है, अब तो एक मौत भी हो गई, वो सर्कुलर अपलोड नहीं हुआ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप और मैं पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। किसी से आप मांग लेंगे, एक दूसरे को हम मांग रहे हैं, क्यों? कहीं आपके पत्रकार भाई इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इसलिए नहीं अपलोड हुआ कि लोग उसको चैलेंज ना कर दें। वेकेशन जज बैठ रहा है, वेकेशन जज के पास ना चैलेंज हो जाए, कहीं स्पेशल बेंच ना बन जाए जज के घर पे, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट लेके ना चला जाए उसको। तो ऐसा क्या है? क्या छुपाने वाला क्या है? इसीलिए मैं बार बार शक कर रहा हूं आपकी मंशा पे। अगर आप फेयर हैं, आप आए हैं घर से इस मंशा से कि मैंने तनख्वाह लेके ईमानदारी से काम करना है, तो फिर मुझे ये बताइए कि ईमानदारी से वो अपलोड क्यों नहीं हुआ और आपका वेबसाइट इंचार्ज अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? ये क्या सिस्टम है? बिल्कुल सही कहा असीम साहब। मैं अब एक लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि 31 तक तो अदालतें छुट्टी में हैं, इस बीच में इनके पास राहत के लिए कौन सा रास्ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि जब अदालतों में छुट्टियां होती हैं तो तब वेकेशन जजेस बैठते हैं, और वेकेशन जजेस का जो आम बेंच से ज़्यादा पावर होती है हमारे हाई कोर्ट रूल्स में। वेकेशन जज फॉर दैट पर्पस चीफ जस्टिस की पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकता है। अब सपोजिंगली लाइफ एंड डेथ का मैटर आ गया, जिसको आप अर्जेंट मैटर कहते हैं, अरेस्ट का मैटर आ गया, आपके मकान की डेमोलिशन का मैटर आ गया, ये जो मैटर चल रहे हैं ज़मीन का कब्जा लेने का मैटर आ गया, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अब आप तो मेंशन कर सकते हैं, वेकेशन जज पर लगवा सकते हैं। अगर बड़ी कोई मजबूरी होगी, इवन कोर्ट घर पे लगती है जज के, पर किस कागज को लेके जाएंगे? देखिए ये आम आदमी का काम थोड़ी, नहीं तो वकील का काम है। अब कल सर्जरी करनी है, आप भी तो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, डॉक्यूमेंट वेब तक नहीं, वेबसाइट पे नहीं है, नहीं, डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं। जो ग्राउंड पे आदमी है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ मेरे आया नहीं अभी तक उस पे वेबसाइट पे, लेकिन डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या इशू कर रहे हैं? एक रिटन नोटिस इशू हो रहा है, और वो जो भी जिस लेवल का हो, उर्दू में आ रहा है कि आपको हम इतनी देर की मोहलत देते हैं, कुछ घंटों की या कुछ दिनों की, आप ये मकान या जायदाद या मकान फलाना खस्सा नंबर जो जगह रोशनी है वो खाली कर दीजिए। वो दे रहे हैं डॉक्यूमेंट। अब लेकिन टाइम इतना कम दे रहे हैं कि इंसान उतनी देर में अपना बिस्तरा बांधेगा, मवेशी उठाएगा, बाहर जाएगा, किराए पर मकान लेगा कि वकील के घर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों की भी एक, मैं आपको बताऊँ कि एक गंदी सोच है कि ये पड़ोसी के घर आग लगी, मेरे घर थोड़ा ना लगी। ये बात तो है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को कौन सा नोटिस आया अभी तक? मैं तो अभी बाहर हूँ, मैं तो हाई कोर्ट में गया हूँ, मेरी तो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। ना हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ना हम किसी को सही सलाह देते हैं, ना, और आई डोंट नो वाई दुख में शामिल हो जाते हैं लेकिन उसको सलाह सही नहीं देते। अब वो अगर उसको परेशानी है, उसको नहीं रास्ता पता चला, जैसे अब आप सवाल पूछ रहे हैं बार बार, आपका यही मंशा है कि किसी बिल्कुल आदमी तक जाएगा, कोई समझेगा इससे, और मैं भी इसी मंशा से जवाब दे रहा हूँ कि मेरा भी कोई क्लाइंट तो है नहीं, और ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं तो जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आया हूँ कि सर कानून ये है, आप अपने अपने वकील से सलाह लीजिए, वकील के पास जाइए। बाकी ये कहना कि हाई कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट कभी बंद नहीं होता। अगर आप टेस्ट केस बनाना चाहते हैं तो इसी केस को बनाइए, कोई अच्छा से अच्छा वकील लीजिए, रात को भी जज बैठेगा। ये वैसा मसला है जहां मौतें हो रही हैं, जहां प्रॉपर्टी आपकी छीनी जा रही है, रात को भी कोर्ट लगेगी, और ये एग्जाम्पल बनेगा, आप नोट कर लीजिए। लेकिन सवाल है कि कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। अब अभी तक मुझे पता नहीं चला कोई सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट तो लगा हुआ है ना जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी तो आर्टिकल 32 में पावर है मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। हाई कोर्ट के पास पावर है, वेकेशन जज बैठ रहा है, वेकेशन जज यहीं पर है, लग सकते हैं इमरजेंसी में कोर्ट। लेकिन हम लोग, दुख की बात यह है कि हमारे
लोग सफ़र हो रहे हैं और हमारे नेता भी चुप करके बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आया। यही काम जो सानी साहब ने कहा है कि अगर वो अपने घर की तलाश में हैं, अपने जानवर को देख रहे हैं, अपने बिस्तर को देख रहे हैं, रोटी की सोच रहे हैं, तो वो नेता जो हर वक्त इनकी वोटों के ऊपर बैठे होते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि इनके वोट लेने हैं और गद्दी पे बैठना है, कम से कम इस समय तो सामने आते, इनका कुछ तो कोई सहारा बनते। असीम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।